वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री और आज एंशिएंट हिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं हम। और थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका रिस्पांस ठीक रहता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की जो चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम में। फिर भी लास्ट टाइम पे अगर लगेगा कि कुछ और जानकारी है तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। आज कुछ क्वेश्चन मौर्य काल के हैं, बाकी आपके सातवाहन और ये कुषाण वंश वगैरह से संबंधित क्वेश्चन है। और उसके बाद कल हम क्या करेंगे, दक्षिण भारत का जो संगम युग वगैरह है उसके वो हमारा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे सल्तनत काल वगैरह पे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मौर्य काल में। अब देखिए आज हमारे 100 क्वेश्चन से ऊपर होने वाले हैं, लगभग 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमें लगभग हिस्ट्री के, मुझे लगता है कि 200 से 300 क्वेश्चन हम हिस्ट्री के कर लेंगे। और टारगेट मेरा ये है, मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी तक हमें हिस्ट्री कंप्लीट करनी है और हिस्ट्री के तुरंत बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अप्रैल में एग्ज़ाम है तो हम उसके बाद फरवरी में हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करा के आपका। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि साथ में उत्तराखंड भी हफ्ते में एक दिन मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। चलिए बहुत बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में द्रोण शब्द किस हेतु प्रयुक्त होता था? तो द्रोण नामक शब्द का प्रयोग होता था मौर्य काल में, और ये प्रयुक्त होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये प्रयुक्त होता था आपके अनाज की माप के लिए। ठीक है, अनाज की माप के लिए किसका प्रयोग होता था? जैसे अभी हम किलो में नापते हैं ना, इस तरह से तो उस समय द्रोण शब्द का प्रयोग होता था मौर्य काल में। अब अर्थशास्त्र नामक पुस्तक सबको पता है कि चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिसे भी कहते हैं, उन्होंने लिखी हुई है। लेकिन उसमें एक गुप्तचर होते थे। गुप्तचर भी एक होते थे, संचार करते थे, और कुछ गुप्तचर होते मतलब इधर उधर जाते थे। कुछ गुप्तचर एक ही स्थान पर रह के कार्य करते थे। जो एक ही स्थान पर रह के कार्य करते थे उन गुप्तचरों को कहा जाता था संस्था। ठीक है, और जो विचारणा करके इधर उधर जाके गुप्तचरी का काम करते थे उन्हें कहा जाता था संचार। तो जो एक ही स्थान पर रह के कार्य करते थे उन गुप्तचरों को कहा जाता था संस्था। और गुप्तचरों को सामान्यतः क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किसका उल्लेख है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो अर्थशास्त्र में जो शीर्षस्थ अधिकारी है उसके रूप में तीर्थ का उल्लेख है। शीर्षस्थ अधिकारी कौन होता था? तीर्थ। और इसी तीर्थ को महामात्र भी कहा जाता था। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों। यानी जो आपका अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ काम करता था, और इस तीर्थ को हम क्या कहते थे? इसको हम महामात्र भी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में जो किसी वस्तु का मूल्य है, जिस भी चीज़ का मूल्य है, उसका जो आपका 10वां भाग है उसे बिक्री कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, चलिए अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो अशोक के समय मौर्य प्रशासन में जो प्रांत थे उन प्रांतों को यहाँ पे क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था चक्र। प्रांतों को क्या कहा जाता था? यहाँ पे चक्र कहा जाता था। और उसके बाद प्रांतों का विभाजन किया जाता था। माना पूछ लिया जाए, प्रांतों का विभाजन किया जाता था विषय में, और उनके जो अधीन, वो किसके अधीन होते थे? तो विषयपति के अधीन होते थे। फिलहाल प्रांतों को कहा जाता था चक्र, और जो प्रांत थे वे बस किस में विभाजित थे? आपके विषय में। फिर आगे हम अब बढ़ते हैं सातवाहन शासक वगैरह वगैरह। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो यहाँ पे जो आंध्र सातवाहन जो हम पढ़ते हैं, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी आपका प्रतिष्ठान में। ठीक है, ये प्रतिष्ठान में, और ये प्रतिष्ठान कहाँ पर है आपका? गोदावरी नदी के तट पर। अब क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री भी एग्जाम में ठीक ठाक पूछ लिया जा रहा है, तो जो ये प्रतिष्ठान है ये है गोदावरी नदी के किनारे है। और ये किसकी राजधानी थी? सातवाहन शासकों की। हाल एवं गुणाढ्य किन शासकों के समय के साहित्यकार थे? हाल एवं गुणाढ्य बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। तो ये भी कौन थे? सातवाहन शासकों के समय में ये साहित्यकार थे। और हाल की पुस्तक सभी जानते होंगे, एक पुस्तक का नाम आता है आपका गाथा सप्तशती। ठीक है, गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना करता है आपका गुणाढ्य।
और हाल। और गुणाढ्य की जो पुस्तक है, गुणाढ्य की पुस्तक आपकी है बृहत कथा। ठीक, तो हाल की पुस्तक है गाथा सप्तशती और गुणाढ्य की है बृहत कथा। किसके शासनकाल के में साहित्यकार थे ये? सातवाहनों के शासनकाल में। भरहुत एक स्तूप है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाते हैं पुष्यमित्र शुंग, और ये शुंग वंश का शासक था। इसने ही क्या करी थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश क्या था? एक ब्राह्मण जाति का वंश था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग किस जाति का माना पूछ लिया जाए तो ये ब्राह्मण जाति का था। इसने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया और इसने मीनांडर को भी हरवाया। एक मेन चीज इसके जो याद रखने वाली है, तो मीनांडर को कौन हराता है? आपका पुष्यमित्र शुंग हराता है, जो हिंदू यूनानी शासक होता है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया? तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ भी कौन करते हैं? सातवाहन शासक करते हैं। और यहाँ पर जो मेंशन है, ये मेंशन यहाँ पे भी है कि सातवाहन, इसका जो उल्लेख है वो हमें नानाघाट अभिलेख में इसके उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान किया था वो किया था आपके सातवाहनों ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा होती है वो होती है कि प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत, और अगर लिपि पूछ लिया जाए तो इनकी लिपि हो जाती है ब्राह्मी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख आपका है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये है उड़ीसा राज्य में। अभी हाथी गुम्फा अभिलेख का जो आपका है उड़ीसा राज्य में भी कहाँ पर है? ये आपका भुवनेश्वर में हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो हमें ये मिलती है कलिंग नरेश खारवेल की। ठीक है, एक मैंने आपको शायद अभिलेख वगैरह मैच करने का दिया था जब स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी मिलती है हमें क्या? आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा में है। ठीक है, और ये जो आपका खारवेल है ये चेदी वंश का राजा था। चलिए नेक्स्ट है कलिंग, आ भी गया, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश का राजा था? तो कलिंग नरेश खारवेल आपका था चेदी वंश का राजा था। चलिए, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किन शासकों ने किया? बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि किन शासकों को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में सेतु के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो सातवाहन शासक हैं, इन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सातवाहनों की स्थापत्य कृतियाँ हैं? सातवाहनों ने काफ़ी काम किया स्थापत्य कला में। तो यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें दिख रही होंगी। तो यहाँ पे अजंता एवं एलोरा की गुफा सातवाहनों की है, कार्ले का चैत्य और अमरावती कला का विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये तीनों के तीनों सातवाहनों की स्थापत्य कृतियाँ हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं, कार्ले का चैत्य और अमरावती कला का विकास। चलिए नेक्स्ट है, खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जो कलिंग नरेश खारवेल मैंने आपको बताया चेदी वंश का राजा जो था वो था जैन धर्म का अनुयायी, और इसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में, अभी हमने पढ़ा था ना बराबर की पहाड़ियाँ पढ़ी थी हमने पिछले बार, तो बराबर की पहाड़ियों में किसने बनवाए थे गुफाएं? तो आप याद कीजिएगा, नहीं तो आप बैग जाइएगा, पिछली क्लास को जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि खारवेल था जो जैन धर्म का अनुयायी था, और खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। तो उदयगिरी की पहाड़ियों में जैन मुनियों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? अब भारत पर विदेशी आक्रमणकारी भी आने शुरू हो गए हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी आक्रमणकारी थे आपके हिंद यूनानी। और ये क्वेश्चन मैंने आपको जिस तरह से कराया है ऐसा बहुत कम पूछा जाता है, बहुत पहले पूछा जाता था, लेकिन अब तो सब लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले को, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आ गई हैं। अब इनका क्रम लगाने को आता है कि भारत पर जो आक्रमण की वो क्रम बताइए। तो सबसे पहले आते हैं आपका हिंद यूनानी, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद आता है आपका शक,
फिर आते हैं आपके पहलव और फिर आते हैं कुषाण। तो इनका क्रम लगता है हिंदू यूनानी शक पहलव कुषाण। आप इस क्रम को याद कर लीजिए, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और लेक्चरर के एग्जाम में तो चांसेस ज़्यादा बनते हैं इस टाइप के थोड़ा बेसिक क्वेश्चन के। ठीक है, तो हिंदू यूनानी शक पहलव कुषाण ये भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? ठीक है, तो किसने जारी किए भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने भारत में सोने के सिक्के चलाए, और मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको लूसेंट की बुक से ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि 2-3 महीने का हमारे पास टाइम है, तो लूसेंट भी अगर हम रिवाइज कर लें तो उतना भी हमारे लिए काफ़ी रहता है। शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? अब हिंद यूनानी के बाद किसने आक्रमण किया था क्रम में? 2nd नंबर पर आए थे शक। तो शकों का जो सबसे प्रतापी राजा था वो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रुद्रदामन प्रथम। तो रुद्रदामन प्रथम इनका सबसे प्रतापी शासक था, और जो मो था ये इनका प्रथम राजा था। तो प्रथम शक जो राजा था वो था मो था। और शकों को क्या कहा जाता है कि ये कहाँ के थे? मध्य एशिया के निवासी थे। अगर समय रहता और आपके पास भी हमारे पास भी, तो ये चीज़ें क्या है ना, अगर आपको एक स्टोरी के फॉर्म में पूरा हिस्ट्री पढ़ाया जाए तो हिस्ट्री याद करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है कि क्रम वाइज अगर हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो ही हिस्ट्री। इसीलिए मैंने आपको बीच से पढ़ाया नहीं है कि रैंडम में क्वेश्चन लेके चली हूँ, क्योंकि हमारे खुद का पढ़ने का तरीका भी ये है कि बिल्कुल सिस्टमेटिक एक बेस बना के चलेंगे तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल आप देखिए, शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम है, और पहला राजा कौन था? मो था, और ये कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका, जो शक संवत का शुरुआत हुआ था 58 ईसी विक्रम संवत शुरू होता है आपका 58 ईसा पूर्व में, और ये पूर्व ये होता है आपका शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत शुरू किया जाता है 58 ईसा पूर्व में। चलिए, गिरनार अभिलेख किस भाषा में है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि गिरनार अभिलेख है किसका। तो जी रुद्रदामन अभी हमने पढ़ा ना, शकों का सबसे अच्छा राजा था, सबसे शक्तिशाली या प्रतापी शासक था, रुद्रदामन प्रथम था। तो उसने क्या किया था? आपका गिरनार अभिलेख को जारी, इसने संस्कृत भाषा में एक, ये मैं आपको पहले इसका आंसर बता दूं, ये है आपका गिरनार अभिलेख आपका संस्कृत भाषा में है। और ये गिरनार अभिलेख को जारी किसने किया, किसने लिखा? तो ये रुद्रदामन प्रथम ने ही संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया था। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख अगर पूछ लिया जाए तो जारी कौन करता है? आपका रुद्रदामन। और कौन सा अभिलेख है ये? गिरनार अभिलेख है। ठीक है, और दूसरी बात, इससे पहले जितने भी अभिलेख होते थे वो सारे प्राकृत भाषा में थे। तो सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख कौन सा है? आपका गिरनार अभिलेख। और किसका है ये? रुद्रदामन का अभिलेख है। ठीक है, और एक और चीज़, जो शक राजा थे भारत में स्वयं को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो शक राजा स्वयं को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाती है ताकि एक रिदम और क्रम बना रहे। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? अब आगे आपका कुषाण वंश। एक और छूट रहा है आपका, क्या था? हिंदू यूनानी शक पहलव और कुषाण। जो पहलव वंश है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस एक चीज़ आप याद रख लीजिए कि जो पहलव वंश है, पहलव वंश का एक राजा होता है आपका गोंडो फर्निस। ठीक है, इसको कहीं पर गोंडो फर्निस लिखा गया है, कहीं पे इसे गोंडो फर्निस लिखा गया है। ठीक है, तो गोंडो फर्निस कौन सा राजा था? पहलव राजा था। चाहे तो आपसे नोट कर लेते हैं, पहलव राजाओं के विषय में केवल यही चीज़ है। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है इनका। ठीक है, और यही है, बाकी तो कुछ नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं कनिष्क। ये है कुषाण वंश का राजा। कुषाण वंश से संबंधित थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था आपका कनिष्क था। ठीक है, और कनिष्क की राजधानी कौन थी? पुरुषपुरिया आपका पेशावर। पुरुषपुरिया पेशावर किसकी राजधानी थी? कनिष्क थी। एक अन्य राजधानी जो थी, दूसरी राजधानी, वो मथुरा थी।
ठीक है। तो कनिष्क की तो फिरोजपुर और पेशावर थी, लेकिन कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसको भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। कनिष्क वाले में तो ये है, और कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, लेकिन वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वो हुई थी आपकी, 4 ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका वसुमित्र, ये वासुमित्र नहीं है, वसुमित्र की अध्यक्षता में आपकी कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, और ये किसकी अध्यक्षता में होती है? वसुमित्र की अध्यक्षता में होती है। कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? कनिष्क के राज दरबार में बहुत सारे महान व्यक्ति या लेखक, साहित्यकार, इस तरह से वैद्य वगैरह रहते थे। तो कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? भाई 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चरक था, और चरक ने किस पुस्तक को लिखा था? चरक संहिता। तो जो कनिष्क है, कनिष्क का राज्य वैद्य था आपका चरक। और चरक कौन था? चरक ने चरक संहिता लिखी। चरक जो था वो आयुर्वेद का बहुत विद्वान था। ठीक है, और जो आपका चरक संहिता है, इसे क्या कहा जाता है? भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। तो चरक संहिता को कहा जाता है भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है चरक संहिता को। किसने लिखी? चरक ने। और ये चरक कहाँ था? कनिष्क के दरबार में राज वैद्य था। अश्वघोष किसका राजकवि था? तो ये अश्वघोष था, ये भी जो था आपका कनिष्क का राजकवि था। ठीक है, और जो अश्वघोष है, अश्वघोष ने एक पुस्तक की रचना की है। उस पुस्तक का नाम है आपके बुद्ध चरित। ठीक है, अश्वघोष ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बुद्ध चरित। किसका राजकवि था? आपके कनिष्क का था। ठीक है, और जो ये बुद्ध चरित है, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। छोटी छोटी चीजें जो मैं लिख रही हूँ, चाहे तो आपसे याद कर सकते हैं। इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ 2-4 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो थोड़ा बहुत इसके साथ एक्स्ट्रा हम जानकारी जरूर रखते हैं। तो अश्वघोष किसका राजकवि था? कनिष्क का था। अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तक कौन थी? बुद्ध चरित। और बुद्ध चरित को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण कहा जाता है। चाहे तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज को आप साइड पे लिख सकते हैं, अगर आपका पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात है। माध्यमिक सूत्र पुस्तक की रचना किसने की थी? तो एक पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, इसकी रचना करते हैं आपके नागार्जुन। ठीक है, और नागार्जुन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन शायद मैंने बनाया भी था। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। और ये जो नागार्जुन थे, ये भी कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? माध्यमिक सूत्र। और इसमें नागार्जुन ने क्या दिया है? सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि जो माध्यमिक सूत्र पुस्तक है इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? यानी सिल्क रोड का आरंभ करवाया था कनिष्क ने। और जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासक भी कौन थे? आपके कुषाण थे। ठीक है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार होता है आपका चीन में। ठीक, और एक और चीज़ थी कि जो ये आपका कुषाण काल था, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। ठीक है, बाई चांस एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का, पहले तो बैठी प्रतिमाएं थी, लेकिन खड़ी प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? आपके कुषाण शासकों ने करवाया था। रेशम मार्ग का आरंभ करवाया था आपके कनिष्क ने। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कनिष्क ने शक संवत कब चलाया था? तो विक्रम संवत चलाया था 58 ईसा पूर्व में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। उसके बाद कनिष्क चलाता है शक संवत। ठीक है, तो कनिष्क ने शक संवत चलाया था जब वो गद्दी पर बैठा था, तो ये चलाया था उसने आपके 78 ईसा
पूर्व में, कनिष्क ने चलाया था शक संवत 38 ईसा पूर्व में, जब वह गद्दी पर बैठा था। तो आज मैंने कोशिश करी है आपको शक पहला कुषाण वगैरह करवाने की। इसके बाद हम करने वाले हैं आपके संगम युग और जो ये दक्षिण भारत से संबंधित जो भी आपके राजवंश चोल, चेर, पांड्य वगैरह, ये हम एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। 30 से 35 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, और उसके बाद हम करेंगे आपका सल्तनत काल वगैरह। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।